हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गीतिका बेस्ट। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड, जिसके ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम इसके बारे में आज डीप में स्टडी करेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, एंड और भी हम सारे एस्पेक्ट को जानेंगे आज, क्या क्या इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ग्रीन रिवोल्यूशन है क्या? देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी को, एक तरीके से न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी था ये, ठीक है। इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया था ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान। अपने थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इसे इंडिया के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। ओके। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इसका एम क्या था? देखो, मतलब एम नहीं कह सकते, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है जिसके लिए इसे अडॉप्ट किया गया था वो ये था कि आपको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को साइड में रख के जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसे आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। एक तरीके से आपको ट्रेडिशनल को छोड़ के न्यू को लेना है। ओके। तो इसका एम क्या है? एम वॉज टू रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसका जो एम था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। किसके थ्रू? मॉडर्न इनपुट्स के थ्रू। फर्टिलाइज़र, मॉडर्न इनपुट्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? फर्टिलाइज़र आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, मतलब जो भी लोन वगैरह मिलता है किसानों को वो आ जाएगा, और मार्केटिंग फैसिलिटी, जो भी मार्केट में एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए किसानों को कि इजी एक्सेस मिलना चाहिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की एक्चुअल में अब आप सोचोगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक तरीके से बड़ी मात्रा में आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है। किसके यूज़ से? हाई यील्ड वैरायटी सीड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब आपको इससे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलने वाला है इस सीड्स का यूज़ करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है थ्रू द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अब इसमें क्या है, देखो, 75% ऑफ पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो हमारे इंडिया की 75% पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन मानसून, और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड है? मानसून पे। जैसे कि अगर मानसून आया तो अच्छी साफ सीधी सी बात है कि हमारी फसल अच्छी हो गई, क्योंकि उसे प्रॉपर वे में पानी वगैरह इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी उसे, ठीक है। और वैसे विलेज एरिया में ज़्यादातर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होती नहीं है, उन्हें मेनली बारिश पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, रेनफॉल पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर वो नहीं आया, मान लो बारिश नहीं आई, तो उनको बहुत सारी ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। एक तो जितनी भी उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की है उनकी वो सारी ख़राब चली जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। ड्यू टू यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का हमारा इंडिया काफ़ी टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा था, तो उसको यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, एक तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ऑब्वियसली बात है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी लो हो ही जाएगी, ठीक है। तो आपको इस एस्पेक्ट को, देखो, सारे चीज़ों को ना आपको लिंक करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ये टॉपिक क्या, पूरी इंडियन इको ही आपको तब समझ आएगी जब आप चीज़ों को लिंक करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटेंसिव वर्क डन बाय मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, देखो, जैसे कि साइंस के फील्ड में क्या करते हैं साइंटिस्ट, न्यू न्यू इनोवेशंस करते हैं ताकि हमारी की जो हमारी देश की टेक्नोलॉजी है उसे औरों के साथ कॉम्पिटिटिव, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एज मिल सके उसे, ठीक है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर के फील्ड में भी साइंटिस्ट होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी वर्क किए हैं उस फील्ड में। स्टैग्नेशन वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन, और जो जितनी भी कमियां थी ग्रीन एग्रीकल्चर में हमारी, उसको एक तरीके से ख़त्म किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो HYV सीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा अपनी बुक में, तो ये होता क्या है? तो मेन रीज़न फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मैंने आपको आगे बताया था डेफिनेशन में, वही इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है HYV सीड्स की। मेन रीज़न फॉर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, यही एक बहुत बड़ा रीज़न बड़ा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है। देखो, ऑकर ड्यू टू मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स विच रेज एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ टू द इनक्रेडिबल हाइट्स। देखो, इनकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर यील्ड एक इनक्रेडिबल हाइट तक पहुंच पाया, या उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। अब देखो,
अब ये सीड्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते थे? इनएडिक्वेट फैसिलिटी फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। देखो जहाँ पे इनएडिक्वेट फैसिलिटी है, कांट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यहाँ पे कांट बी यूज होना है, ठीक है, कांट नहीं यूज हो सकते हैं ये सीड्स उन प्लेसेस में जहाँ पे इनएडिक्वेट फैसिलिटी है ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की, ठीक है। दी सीड्स नीड हैवी डोसेज, इनको क्या चाहिए, हैवी डोसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, लार्जेस्ट, अगर आपको लार्जेस्ट प्रोडक्शन लेना है इन सीड से तो, ठीक है। एटलीस्ट 4 to 10 टाइम मोर जो आपके ऑर्डिनरी सीड्स होते हैं उनसे आपको 4 से 10 गुना ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द HYV सीड्स फार्मर नीड टू हैव रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास एक तो इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको उन सीड्स को परचेज करने में भी बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता है, तो इस एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर पाया, मतलब उसे आत्मनिर्भर बन गया वो, एक तरीके से जो आजकल चल भी रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो उससे क्या हुआ, वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड के प्रोडक्शन में। जैसे कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे इंडिया को, मैंने आपको पढ़ाया था, अपना जितना भी ज़्यादातर वो फूड के लिए बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहता। तो इसके आने की वजह से क्या हुआ, वो सेल्फ सफिशिएंसी आ गई एक इंडिया में। पूरी तरीके से तो नहीं, बट ये कह सकते हैं हम काफ़ी हद तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब देखो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस और बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। इन दोनों को हम थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। देखो मार्केटेबल सरप्लस का क्या मतलब होता है, मार्केटेबल सरप्लस का ये मतलब होता है, मान लो अपने इतने एरिया में आपने कोई भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, आपने प्रोडक्शन किया इतने एरिया में, अब एक है मार्केट, एक है आपका खुद का कंजप्शन। अब आप क्या कर रहे हो, हाफ पार्ट तो मोर देन हाफ पार्ट आप अपने लिए अपने यूज़ में ला रहे हो, ठीक है, और कुछ आप मार्केट में सेल कर रहे हो। अब इससे जो आपकी इनकम हुई वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केटेबल सरप्लस का मतलब यही होता है कि आपको सारा जो इतना भी आपने प्रोडक्शन किया उसको आप सिर्फ खाने में ना यूज़ करके उसको आप मार्केट में भी सेल करो, ताकि उससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सके, आप अपनी एग्रीकल्चर के एक्सपेंडिचर को कम कर सको, है ना, कम कर सको तो नहीं कह सकते, मीट कर सको, ठीक है, कहीं से तो इनकम आनी ज़रूरी है ना। तो इसलिए बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, तो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स क्या होता है, देखो इट अनेबल गवर्नमेंट टू procure sufficient amount of food grains and build a stock which could be used in time of natural calamities। अब देखो आपके पास फूड ग्रेन आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया किसी ईयर में, तो आप गवर्नमेंट क्या करती है, खरीद के, ठीक है, किसानों के पास तो ख़राब हो जाता है, उनके पास स्टोरेज की भी फैसिलिटी नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे खरीद के बहुत बड़े बड़े जो उनके स्टोरेज हाउस होते हैं वहाँ पे रख देती है, ताकि जब अगर कोई भगवान ना करे कोई नेचुरल क्लेमिटी आए, कोई डिजास्टर आ जाए, कहीं पे फ्लड आ जाए, तो उस केस में ये यूज़ हो सके। और इसको एक और चीज़ में यूज़ किया जाता है, वो है PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो आपको राशन की शॉप पे राशन मिलता है वो इसी से मिलता है, जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है वो जब रखा रखा रहता है, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि भाई गरीबों को इससे कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए। और मैंने आपको मार्केटिंग सरप्लस की अच्छे से डेफिनेशन समझाई थी, तो दोबारा एक बार बता देती हूँ। Marketing surplus refer to that part of agriculture produce that is sold by the farmer in the market after meeting their own consumption requirement। अपना आपका जितना भी यूज़ हो आप उसे रखो, जितना बच गया उसे बेच दो, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। अब इसकी एक और आपकी इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगी, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स। अब ऑब्वियसली बात है, देखो इससे क्या हुआ, HYV सीड से प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जितना भी उनका फूड ग्रेन्स को उन्होंने फार्मर्स ने सोल्ड किया मार्केट में, उससे उनके क्या हुए, प्राइस डिक्लाइन हुए। अब जब बहुत सारे लोग, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए आ रहे हैं एक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। अब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो क्या करेगी लोग, अब देखो जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है ना, तो देखो सप्लाई बढ़ने से आपका क्या मतलब है, सप्लाई बढ़ गई मतलब मार्केट में बहुत सारा अनाज है, बहुत सब कुछ है, ठीक है, लेकिन खरीदने वाले लोग कम हैं, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे। ताकि वो प्राइस डिक्लाइन क्यों करेंगे, ताकि लोग उसे खरीदें, ठीक है, तो इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। अब इससे कुछ रिस्क भी थे, देखो हर चीज़ के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं।
तो रिस्क क्या क्या था देखो इसमें, रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक एंड रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते थे खेतों में, तो उससे हमारी फसल खराब हो जाती थी। इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, और उससे धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि किसी का तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था, किसी का कम होता था, कोई अमीर हो जाता, कोई गरीब, तो इससे इनकम इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी सोसाइटी में। तो इसके ये दो रिस्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये पूरा टॉपिक ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 या फिर 4, मेनली तो इसी में मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ओके। आपको इंडियन इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, स्टडी करना है, क्योंकि आपके बहुत आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, इकोनॉमी का पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ट्राई करूँगी कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद हम अपना LPG वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Do subscribe to my channel. Meet you in the next video.